Hello everyone. So, as discussed last time, we are going to start with economics. This will be the first lecture, and आप लोगों को जैसे पिछली बार मैंने बताया था अपने बारे में कि मैं यूजुअली अभी तक मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी कराता था बच्चों को 30 बच्चों का ग्रुप बना के, जिसमें से पिछली बार ने 25 ने मेंस क्वालिफाई किया था और 18 फाइनली सेलेक्ट हुए थे। इस बार भी 30 में से 25 ने इंटरव्यू दिया है, देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। बट इस बार आई एम फाइनली ट्राइंग कि मैं प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स ही कुछ बच्चों का 100 बच्चों जैसा एक ग्रुप बना के उनकी तैयारी शुरू करूं और हैंड होल्डिंग करके उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाऊँ और उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो तीनों स्टेजेस में गाइड करने का प्लान है आपकी। एंड हमारा जो सक्सेस रेट रहता है उस हिसाब से आई थिंक कि इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी पॉसिबल थिंग कि हम 100 में से अराउंड 90+ बच्चों का प्रीलिम्स निकलवा पाएंगे। सो उसमें व्हेन आई डिस्कस तो सबसे पहले भी रियलाइज़ की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स कराना, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि 18 से 20 सवाल इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं प्रीलिम्स में डायरेक्टली। अगर और इसमें ये 20 के 20 सवाल डुएबल होते हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड बाउंसर क्वेश्चन एकदम से इकोनॉमिक्स में नहीं आता, टफ आता है पर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड टफ आता है। फैक्चुअल टफ एक अलग चीज़ होती है कि पता है तो पता है वरना नहीं, पर इसमें कॉन्सेप्चुअली टफ क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आप सोच पा रहे हो, तो आप आराम से 20 में से 19 तो निकाल ही लोगे। और अगर वर्स्ट केस सिनारियो आप 20 में से 17 तो निकालोगे ही निकालोगे। एंड 17 क्वेश्चंस विल गिव यू 34 मार्क्स इन प्रीलिम्स। एंड कट ऑफ जहाँ पे 80 जा रहा है, 34 आपको एक सब्जेक्ट देकर जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं भी तैयारी करता था तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता था, एंड इट वॉज कि आपको कुछ नहीं करना है, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्लस अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस पॉलिटी। ये 32 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपके 64 या मैं तो 60 मान लेता हूँ, 60 मार्क्स कन्फर्म है, 80-85 जो आपको कट ऑफ लाना है उसमें से, राइट। पॉलिटी के साथ बात यह है कि ये ज़्यादातर बच्चों को आता है, वो कर लेते हैं। प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है, क्या होता है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो लक्ष्मीकांत पढ़ के आ जाती हैं, और पॉलिटी के भरपूर टीचर हैं यूट्यूब्स पे, तो बच्चे ये तो कवर कर लेते हैं। बट इकोनॉमिक्स इज समथिंग कि अगर आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो ये पूरे के पूरे 40 नंबर फंस जाते हैं, राइट। सो इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद दिस। आर गोल इज़ गोइंग टू बी कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग बनाएं विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द कॉन्सेप्ट्स टू मच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इतनी आसान भाषा में चीज़ें समझाएंगे कि सवाल सीधा सीधा अगर दिखेगा तो बनेगा। ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है कि सीधी सी चीज़ में तुम 50 बातें सोच रहे हो, नहीं। बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ों को, समझते जाएंगे, और हमारा इकोनॉमिक्स ही हमारे को प्रीलिम्स पार कराएगा, राइट। इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स हमारा पार होगा, और उसके बाद तो मेंस में हम ऐसी तैयारी करेंगे कि आप अश्योर्ड रहो कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इंटरव्यू देंगे, राइट। ऑप्शनल देख लेना, ऑप्शनल की तैयारी नहीं कराऊंगा मैं, पर हाँ, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था कि प्रीलिम्स से मेंस जीएस पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग टाइम कम है तो हम मेजर सब्जेक्ट्स पे शुरुआत करेंगे, और जिसमें सबसे मेजर है मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स, राइट। आप लोगों की तरफ से भी बहुत डिमांड आई इकोनॉमिक्स की, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। पहले 2-3 लेक्चर जो अभी हम करेंगे, बहुत लंबे लेक्चर नहीं लूँगा, 2-2, 3-3 घंटे के नहीं, छोटे होंगे। पर शुरू के 2-3 लेक्चर्स में हमारे को पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है इकोनॉमिक्स की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो शुरू के 2-3 लेक्चर ज़्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई कि इकोनॉमिक्स काम कैसे कर रही है, उसके बाद उस पर डेवलप करना बहुत ईजी है। उसके बाद बस कॉन्सेप्ट लगाने हैं, ठीक। पर अगर तुम्हें समझ ही नहीं आया कि जीडीपी में क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो शायद तुम आगे बता ही नहीं पाओगे कि जीडीपी बढ़ने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा, और XYZ चीज़ का जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो शुरू के 2-3 लेक्चर बहुत आपके बेसिक होंगे, पर बेसिक में भी इतनी क्लैरिटी दे के जाएंगे कि आगे के आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक होते जाएंगे, राइट। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ठीक ठाक इकोनॉमिक्स पढ़ भी चुके हो तो टेक इट एज अ रिविजन। हो सकता है तुम्हें 4 नई बातें पता चल जाए, विच एक्चुअली माइट क्लियर सम ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
तो देखो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट। अब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। तो चलो मुझे एक बात बताओ, व्हाई आर सम नेशंस प्रॉस्परस व्हाइल अदर्स आर नॉट। इस सवाल से हम शुरू करेंगे। व्हाई सम नेशंस आर प्रॉस्परस, कुछ देश क्यों बहुत अमीर हैं और कुछ देश क्यों इतने अमीर नहीं हैं, क्या लगता है आपके दिमाग में? सबसे पहले आएगा नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। कि कुछ देशों के पास तो सर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, पर चलो अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें, जापान छोटा सा आइलैंड देश है, बहुत रिसोर्सेज नहीं है बट स्टिल बहुत अमीर है। दूसरा हम ले लेते हैं पूरा अफ्रीका, मान लो, ठीक, बड़ा देश है बट इनकम कम है। क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता कि कोई देश अमीर होगा या गरीब होगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, और टू बी प्रिसाइज जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं। स्केर्स का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज जितने भी हैं आपके पास। जैसे कि क्या हो सकता है एक लिमिटेड रिसोर्सेज? जैसे कि लैंड, जैसे कि लेबर, जैसे कि उस पर कैपिटल कितना है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कुछ, वो इनका यूज़ कितना एफिशिएंटली कर रहा है, दैट विल डिटरमाइन कि वो देश एक अमीर देश होगा या एक गरीब देश होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अफ्रीका की बात कर रहे थे। अफ्रीका इज़ अ वेरी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री, पर क्या वो उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? क्या वो उससे एनर्जी बना रहे हैं? क्या वो उससे कुछ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं? नहीं। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स है पर आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ, तो क्या फ़ायदा है एक नेचुरल रिसोर्स का? दूसरी तरफ जापान है, उनके पास इंटेलिजेंट ह्यूमंस बहुत हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो उसी के बेसिस पे इतनी कमाई कर लेते हैं कि वो एक देश अमीर बन गया। इवन उनकी कंपनीज अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से निकालती हैं, उनसे कुछ कुछ एनर्जी बनाती हैं और दूसरे देशों में बेचती हैं और बीच में कमाती हैं। सो वो वहाँ के लेबर का बेटर इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने देश में जो कैपिटल है उसका बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं, जो उनकी छोटी लैंड है उसका भी बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं। सो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें कमी में हैं आप उनको किस तरह से मैनेज करते हो, जो चीज़ें लिमिटेड हैं उन्हें आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड होगी ना तो उसका कोई कीमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रोशनी है, सूरज से रोशनी आ रही है, उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है ना, वो तो रहेगी। जब तक हमें लगता था कि पानी अनलिमिटेड है, पानी पे कभी आप जब शुरू शुरू में ये मिनरल वाटर आया तो लोगों ने कहा पानी के पैसे कौन देगा, ये तो बेकार आइडिया है, पानी के तो कोई पैसे ही नहीं होने चाहिए, वो तो है ही पूरी दुनिया में अवेलेबल। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि साफ़ पानी की कमी आने लगी। अब आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो कई बार होता है यार बिस्लरी की बोतल ही ले लेते हैं क्योंकि पानी की कमी हो गई, पानी लिमिटेड हो गया, तो आप उसके पैसे दोगे। अब इस हवा है, हवा का पैसा कोई नहीं देता क्योंकि लगता है हवा के पैसे थोड़ी देने हैं। पर एक जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, साफ़ हवा लिमिटेड होती जा रही है, साफ़ हवा स्केर्स होती जा रही है, और कोई भी चीज़ जैसे स्केर्स होती जाएगी तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, उसकी अपने आप में एक इकोनॉमिक्स बन जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लैरिटी? चलें आगे। ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, यही इकोनॉमिक्स देखती है, यही इकोनॉमिक्स बताती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा भी एक रिसोर्स है, लैंड भी रिसोर्स है, एनर्जी भी रिसोर्स है, आपके लोग जो नौकरी करते हैं, लेबर, वो भी एक रिसोर्स है। आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ ऑल स्टडीड अंडर इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक, तो इकोनॉमिक्स को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, याद नहीं करनी है, समझने के लिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग इंडिविजुअल्स, राइट। अब हम इसे दो तरह में पढ़ते हैं, पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक, ऐसी इकोनॉमिक्स जो पूरे नेशन के लेवल पे देखी जाती है उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि देश में महंगाई क्या चल रही है, इन्फ्लेशन, देश की जीडीपी क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है,
राइट। ऑल दिस थिंग्स जो मैक्रो लेवल पे हो रही हैं, जो देश के या फिर वर्ल्ड लेवल पे बात होती है, दैट इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन देयर कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? यही चीज़ जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं या फिर एक प्राइवेट फर्म कंपनी लेवल पर देखते हैं, उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस बेटर हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी कॉस्ट कम हो जाए, मेरा प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाए या मेरी सैलरी बढ़ जाए। पर्सनल लेवल पे जो भी बात होती है वो होती है माइक्रो, देश के लेवल पे जो बात होती है मैक्रो। हमारे यूपीएससी में हमें पूरा फोकस करना है मैक्रो पर, ठीक। तो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे टॉपिक जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे बात करेंगे। बिजनेस कैसे बनेगा, प्रॉफिट कैसे बचेगा किसी पर्सनल का, ये हमारा काम नहीं है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कोई भी देश अगर है, हम देश के लेवल पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो देखो उनको सबसे पहले 3 चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं किसी भी देश को। सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं। क्या हम पिज़्ज़ा बनाएं, या फिर हम होटल्स बनाएं, या फिर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, या फिर हम आईटी सर्विसेज बनाएं। क्या बनाएं हम, किस में हम लोग क्या बना के हम लोग औरों से आगे निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, पता है आप सबको, ठीक है। इंडिया क्या बनाता है बहुत ज़्यादा? आईटी सर्विसेज हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे बहुत, हैदराबाद ये है। इटली में पिज़्ज़ा बहुत बनता है, ठीक। यूरोप में टूरिज़्म बहुत है, इवन साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह कंट्रीज़ में भी टूरिज़्म बहुत है। सो क्या बनाएं, ये हर कंट्री को अपने लिए फैसला लेना पड़ता है, ठीक। तो 3 सवाल होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, इन सब में से क्या। और भी 100 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस डिफेंस की चीज़ें बनाता है, रशिया डिफेंस की चीज़ें बनाता है। हमने राफेल लिया फ्रांस से, हमने रशिया से सुखोई 30 लिया, S-400 लिया, तो वो डिफेंस बनाते हैं। तो हर देश को डिसाइड करना है व्हाट टू प्रोड्यूस। और ऐसा नहीं कोई एक ही चीज़, 1000 चीज़ें हैं, पर क्या क्या हमें प्रोड्यूस करना है वो सब एक देश को डिसाइड करना होता है। दूसरा सवाल जो हर देश के सामने है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, ठीक। अब जैसे कि चाइना का एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, पर कैसे बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने क्या करा, चाइना में एक स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने क्या करा, विलेजेस निकाले, ठीक। छोटे छोटे विलेजेस हैं, हर विलेज, अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लो एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, चाइनीज़ फ़ोन बहुत है, तो इन्होंने क्या किया, पूरे पूरे विलेज को बोल दिया कि एक विलेज है जो केवल और केवल उस मोबाइल की स्क्रीन बनाएगा, दूसरा विलेज है, दूसरा गांव है जो केवल और केवल उसके बटन बनाएगा, तीसरा है जो केवल एंटीना बनाएगा, चौथा है जो केवल माइक बनाएगा, पांचवा है जो केवल बैटरी बनाएगा। सो हुआ क्या, इन्होंने हर विलेज को स्पेशलाइज कर दिया कि ये विलेज एक काम में स्पेशलाइज, दूसरा दूसरे में स्पेशलाइज, तीसरा तीसरे में स्पेशलाइज। उससे क्या हुआ, इतना स्पेशलाइजेशन हो गया और उस गांव को इतना सब करना आ गया कि वो हाउ टू प्रोड्यूस को सॉर्ट कर लिया इन्होंने। इसी तरह मान लो इंडिया ने डिसाइड करा है कि हमें टेक्सटाइल्स बनाने हैं, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, तो कपड़े बनाने हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, हमारा नेशनल टेक्सटाइल मिशन एक चल रहा है, पर कैसे बनाने हैं आता नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्किल इंडिया मिशन शुरू करा है, आपने सुना होगा, ठीक। जिससे कि क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्व होगा हमारा, कि कैसे होगा, स्किल इंडिया से लोगों को सिखाएंगे और लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आईटी सर्विसेज हम देते हैं, उसके लिए बीटेक के कॉलेजेस खुले, लोगों को तैयार करा गया। तो दिस इज बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, क्या बनाना है, देख लिया हमने, पिज़्ज़ा बनाना है, कैसे बनाना है, लोगों को स्किल सिखानी है, पर बना के बेचना किसे है, ये तीसरा सवाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आपको डोमेस्टिक मार्केट में बेचनी है, या फिर वही चीज़ आपको फॉरेन मार्केट में बेचनी है, एक्सपोर्ट करनी है, या फिर आपको
खुद ही कंज्यूम करना है, मतलब आप मान लो चावल उगा रहे हो और खुद ही खा ले रहे हो। तो तीसरा है किसके लिए करना है, अमीरों के लिए करना है, गरीबों के लिए करना है, मिडिल क्लास के लिए करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये तीसरा डिसीजन होता है जो हर कोई, हर सोसाइटी या हर देश करता है अपने लिए, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीनों चीज़ें जब देख लेते हैं, इसके बाद कोई भी देश, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा आगे आपके काम आएगा। दो चीज़ें समझनी है आपने, दो नाम सुने होंगे। इकोनॉमिक सिस्टम दो तरह के होते हैं किसी भी देश के, दे हैव अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है कैपिटलिज्म और दूसरा होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को कहते हैं पूंजीवाद और सोशलिज्म को कहते हैं समाजवाद। क्या होता है ये? देखो, कैपिटलिज्म ये मानता है कि हर कोई इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। उसका कहना है कि एक देश में जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं। ये कहते हैं अगर मुकेश अंबानी ने अच्छा दिमाग लगाया और बहुत अच्छा बिजनेस बनाया और उसके पास मान लो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, तो ये वो डिजर्व करता है। और एक है जो कुछ नहीं करता, पूरे दिन रील्स चलाता है, यूट्यूब देखता है और आखिरी में उसे रिक्शा चलाना पड़ता है, ठीक। एक रिक्शा वाला है, ये भी जो है, ये अगर इसके पास मुश्किल से 100 रुपये हैं जेब में, तो ये यही डिज़र्व करता है। और ये जो 1 लाख करोड़ वाला है, ये यही डिज़र्व करता है, ठीक है। और ये नहीं कहते कि तुम एक काम करो, इसका 1 लाख करोड़ ले लो इससे और वो सब में बांट दो, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर 1 लाख करोड़ है, उसका मन वो रखेगा, ठीक। किसी भी कैपिटलिज्म, जब भी हम मार्केट इकोनॉमिक्स में इसे अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली कोई भी इंसान कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई भी प्रोफेशन ले सकता है, उसका मन, ठीक। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा, गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, मार्केट बोलेगा। मार्केट को अगर मुकेश अंबानी की बात समझ आ रही है तो ठीक है, कंपनी को जो प्राइस रखना है वो प्राइस रखेगी, इस पर कोई बीच में नहीं बोल सकता। अगर कल को टाटा बोले कि मैं अपनी सारी कार 60 लाख की बेचूंगी, तो वो बेचेगी, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। कल को इंडिगो अपनी फ़्लाइट का प्राइस बढ़ा के 1 लाख कर दे, सारी फ्लाइट 5,000 से, तो वो कर सकती है, वो फ्री है, राइट। ये होता है मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर है उसका जो मन है वो करेगा, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सो डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स, ठीक। इनका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए काम करने आए हैं लोग, लॉसेस कितने हैं वो देखेंगे, ठीक। कोई भी कंपनी क्या बनाएगी जिससे कि उनका प्रॉफिट हो। जो वो था ना वॉट, जो हमारे 3 सवाल थे, वॉट, हाउ, फॉर whom, उसमें ये लोग हमेशा चुनते हैं वो बनाएंगे भाई जिसमें प्रॉफिट होगा। कैसे बनाएंगे? जिसमें कि हमारा इनपुट कॉस्ट सबसे कम लगेगा। और किसके लिए बनाएंगे? जो हमें सबसे ज़्यादा पैसा देगा, राइट। तो ये है कैपिटलिज्म का सिद्धांत। कोई कैपिटलिस्ट कंट्री जो आपके दिमाग में आ रही हो, सबसे क्लोज आती है इसके यूएसए। यूएसए में भाई वहाँ पे अमीर बैठे हुए हैं, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो तक अपना बिजनेस कर रहा है, ट्रम्प, क्योंकि वहाँ पे है कि बिजनेस करूँगा मैं, क्या पैसा कमाना बिल्कुल जस्टिफाइड है। कोई ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकता मैं, गवर्नमेंट का क्या लेना देना है बिजनेस से। और ठीक है, और एकदम जो इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है, मतलब ऐसा देश जिसमें गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उस सिस्टम के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमी, ठीक। तो ये टर्म याद रख लेना, जहाँ भी आएगा इसका मतलब मार्केट इकोनॉमी ही है, कैपिटलिज्म ही है, ठीक। दूसरी चीज़ आ जाती है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? ये वर्ड वैसे आपने एक और जगह देखा होगा, हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, पर हम सोशलिस्ट इन प्रैक्टिस नहीं है, अभी देखेंगे हम क्यों। पर सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये कहते हैं देखो यार, मेहनत कोई भी कितनी करे, आखिरी में अगर इसने 1 लाख करोड़ कमाया मान लो एक पर्सन ने, और दूसरे ने 100 रुपये कमाए, तो अब टोटल कितना हो गया? 1,00,100 रुपये। वो इन दोनों में बराबर बराबर बटेंगे, दोनों पे 50 करोड़ रुपए आएंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भाई आखिरी में सबको इक्वल दे दो, मतलब देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके पास इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। ये करने वाली एक कंट्री थी यूएसएसआर।
यूएसएसआर एक कंट्री होती थी, अब इसका सब ये टूट गई, अब इसका मेजर पार्ट आप जानते हो रशिया के नाम से है। ये लोग थे सोशलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ जो है मेजरली वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे कि अगर कोई फ्लाइट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एक एयर इंडिया है, ठीक, दूसरी एयर इंडिया है, पहले वो सरकारी थी अब वो प्राइवेट है, तो एक एयर इंडिया है, एक इंडिगो है, मान लो एक स्पाइस जेट है। अगर कोई सोशलिस्ट है ना कंट्री, तो इसमें सब सरकारी है, ठीक। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर ऑपरेट कर रहा है, सरकारी ही चल रहा है मामला। और इनका गोल प्रॉफिट नहीं होता है, इनका गोल होता है वेलफेयर, कि लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक चीज़ है रेलवेज, ये सरकारी है, इसमें सरकार कई बार नुकसान उठाती है ताकि लोगों के प्राइस ना बढ़े, तो सरकार अपनी जेब से देगी। ऐसे ही हमारे देश में एक एनटीपीसी है, ठीक। तो ये इन जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, वहाँ प्राइवेट प्लेयर का कोई लेना देना नहीं है। और प्राइवेट प्लेयर फिर वहाँ मेहनत भी नहीं करता, क्यों करे, इन्होंने कमाए 1 लाख करोड़ रुपए, इसने कमाए 100 रुपये, और आखिरी में दोनों को बराबर मिल गए। तो सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म है ये कि भाई फिर मेहनत करने का फ़ायदा क्या, फिर तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। यही हुआ यहाँ पर यूएसएसआर में, लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आखिरी में पैसा तो बराबर ही मिलना है। जब लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो पैसा बना ही नहीं, जब कुछ बना ही नहीं तो कुछ बटा ही नहीं, और ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, राइट। इंडिया भी जब आज़ाद हुआ तो हम लोग सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे, तब पता नहीं था, तब सोशलिज्म बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार सब पे बराबर होना चाहिए। तो इंडिया ने अपने काफ़ी शुरू में हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट से ही चलता था। इंडिया एज अ कंट्री आप देखोगे तो सारे बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज थे, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, एयर इंडिया, वेयर इंडिया, सब। पर उसके बाद 1991 का टाइम आता है, और जब ये यूएसएसआर जो था ये जब ख़त्म हुआ 1991 में, तभी हमें भी रियलाइज़ हो गया कि यार ये सिस्टम काम तो नहीं करेगा। तो इस टाइम पे हमारे जो पीएम थे, कौन थे इस टाइम, पीएम नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में पीएम बने। उन्होंने बोला कि नहीं, हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ चलेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ को अपने आप बुलाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई तुम आराम से बिजनेस करो, सरकार से तुम्हें लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इनको हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, पढ़ेंगे आगे हम इन्हें डिटेल में। पर ये हुए इसीलिए थे कि हम लोग ने कहा भाई सोशलिस्ट रह के काम नहीं चलेगा, ठीक, क्लियर। एक बार देख लेते हैं। सोशलिज्म में गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, राइट, स्टेट ओन्स मोस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड भी, कैपिटल भी, गवर्नमेंट इज़ द प्राइमरी एम्प्लॉयर, सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं क्योंकि सब कुछ है ही सरकारी, ठीक। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है, 3 जो कोर सवाल थे हमारे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड किसके लिए बनाना है, ये सब डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक। तो हमने 2 सिस्टम देखे, कैपिटलिज्म जहाँ सब कुछ प्राइवेट प्लेयर डिसाइड कर रहा है, सोशलिज्म जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट इन रियलिटी ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। रियलिटी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट प्लेयर करेगा, कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करेगी। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका प्यारा भारत, राइट। नो कंट्री टुडे फॉल्स इनटू कंप्लीटली पोलर कैटेगरी, ठीक, दोनों होते हैं। अगर तुम यहाँ मान लो कमांड है या सोशलिज्म है, यहाँ पे कैपिटलिज्म है, यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इंडिया कहीं यहाँ आता है। हमारे यहाँ रेलवे भी है और हमारे इंडिगो भी है। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो एक एसबीआई है जो कि सरकारी बैंक है, पर एक आईसीआईसीआई बैंक भी है जो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट के एलिमेंट्स भी होंगे, सरकारी के एलिमेंट्स भी होंगे, राइट। अगर आप यूएसए देखो तो यूएसए है तो मार्केट इकोनॉमी, पर थोड़ा सा सोशलिस्ट, गवर्नमेंट भी बीच बीच में बोलती है कुछ कुछ करने को, तो यूएसए इधर आएगा। अब चाइना जो है वो कहीं इधर आएगा, अगर हम इसे नंबर लाइन मान लें कि वो झुकाव इसका जो है वो सोशलिज्म की तरफ है, पर हाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, ठीक। तो इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लो कि मोस्ट डिसीजंस आर मेड इन मार्केट प्लेस, ज़्यादातर तो प्राइवेट प्लेयर्स ही लेते हैं, पर गवर्नमेंट भी है जो कहती है कि नहीं भाई आप 5,000 रुपये का अगर फ्लाइट है तो उसे 1 लाख का नहीं कर सकते, रेगुलेटरी लॉज हैं यहाँ पर। अगर आप किसी यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपको उसे मिनिमम इतना पैसा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, राइट। और इसके इंटरवीन करते ही हमारा सिस्टम बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। चलो अभी तक बात बहुत सिंपल चल रही थी, बहुत बेसिक चल रही थी, अब हमें चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की नीड है। देखो आ जाओ,
यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट शुरू हो रहा है, अभी तक सब कुछ कथा कहानी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये बात समझ आती है। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में ना 4 सेक्टर होते हैं। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर पहला है। हाउस होल्ड मतलब आप मैं जितने भी लोग घरों में रहते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं काम करते हैं, दे वर्क इन फर्म्स, किसी कंपनी में काम करते हैं, अपना फर्म बना लेते हैं, या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मतलब जो भी आदमी एक नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, या अपनी कंपनी खोल के बैठा है, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। क्लियर है? फिर एक होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि कंपनी, कोई भी अगर कंपनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। जैसे कि रिलायंस, तो रिलायंस किस में आएगी? प्राइवेट सेक्टर में। पर रिलायंस का मालिक कौन है? मिस्टर मुकेश अंबानी जी। ठीक, मुकेश अंबानी हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। एक सेकेंड, ये हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। ठीक है, क्यों हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे? क्यों? हमने कहा ना, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना बिजनेस बना के कर रहे हैं वो हाउस होल्ड है, पर उनकी जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आता है? SBI। वो कंपनी जो गवर्नमेंट चला रही है, दे आर गवर्नमेंट सेक्टर्स। NTPC, कोल इंडिया वगैरह वगैरह, इंडियन रेलवेज। ठीक है। और फिर चौथा सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब सारी बातें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील हो रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये वाला जो पूरा काम है, ये आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर में। तो 4 सेक्टर। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स जो या तो नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में या सरकारी में, या फिर कोई अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर, वो सारी कंपनीज जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने खोल रखी हैं। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, वो सारी कंपनीज जो गवर्नमेंट ने खोल रखी हैं। और चौथा एक एक्सटर्नल सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ काम करता है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। राइट। ये वही एग्जांपल है कि मुकेश अंबानी जो हैं खुद हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, पर उनने जो कंपनी बनाई है रिलायंस, वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। जॉन है एक लड़का जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम करता है, तो जॉन तो हाउस होल्ड सेक्टर है, बट गवर्नमेंट, कोल इंडिया जो है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर है। ये क्लियर कर चुके हैं हम। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो, टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब कंपनी। ठीक है। अब ये सरकारी भी हो सकती है, वेदर प्राइवेट और पब्लिक। राइट। इन दोनों को क्या चाहिए? कुछ इनपुट चाहिए। 4 इनपुट हमेशा चाहिए होते हैं इन्हें, और इन 4 इनपुट्स को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वर्ड आपको याद रखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 चीज़ें। पहला इनको चाहिए कोई एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही। जैसे कि रिलायंस के लिए धीरूभाई अंबानी थे जिन्होंने कंपनी शुरू करी। ठीक है, किसी भी कंपनी को सबसे पहले तो वो आदमी चाहिए ना जो उसे शुरू करे। राइट। तो सबसे पहले उसे चाहिए एंटरप्रेन्योर। उसके बाद उसे चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि उसको चाहिए लैंड, बिल्कुल चाहिए लैंड। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल बोले तो पैसा, काम करने के लिए पैसा चाहिए। ये लोन्स में भी मिल सकता है, ये घर के पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चौथा उसको चाहिए लेबर, काम करने के लिए लोग चाहिए। जो भी काम करोगे लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 4 चीज़ें किसी भी एंटरप्राइज को चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है। देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु टेक्स द रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर ये करता क्यों है? इसको बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। आपने कंपनी खोली, आपने उसमें मेहनत की, क्यों करी? क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। कैपिटल, दूसरी चीज़। कैपिटल मतलब बिल्डिंग भी हो सकती हैं, पैसा भी हो सकता है, मशीन्स भी हो सकती हैं। और अगर क्या हमने देखा ना, कैपिटल क्या हो सकता है? लोन्स। तो कोई भी बैंक अगर लोन दे रहा है तो बदले में उसे क्या चाहिए? इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब अगर आपने लैंड ली, नेचुरल रिसोर्स लिया, तो आप इसके बदले में क्या देंगे? आप इसके बदले में देंगे रेंट। ऑफिस स्पेस लिया आपने, लैंड ली, तो उसके बदले में आपको रेंट पे करना है। और चौथी चीज़ है लेबर। लेबर है, फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट है, और इसके बदले में आप क्या देंगे? वेजेस। वेजेस बोले तो सैलरीज। राइट। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन?
एंटरप्रेन्योर, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता। वहाँ पे 5-6 चीज़ें थी, पर हमें ये 4 पता है, हम सीधा सीधा लगाएंगे। ये 4 तो चाहिए ही चाहिए, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ये अंडरस्टैंडिंग बना के जाएंगे आज हम, ठीक? ये एक डायग्राम अभी अभी अपने ऊपर देखा, ठीक? इट इज़ एसेंशियली कोई भी एंटरप्राइज है, उसके 4 मेन एलिमेंट्स। एंटरप्रेन्योर उस बिज़नेस को शुरू करता है, उसके बदले में प्रॉफिट लेता है। कैपिटल चाहिए उसको, उसको जो भी कैपिटल देता है, फॉर एग्जांपल अ बैंक, उसको इंटरेस्ट मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बदले रेंट देना पड़ता है एंटरप्राइज को, और लेबर को लेबर का काम मिलने के बाद उसको वेज या सैलरी देनी पड़ती है, ठीक? ऐसे बनती है एक एंटरप्राइज, ठीक? अब देखो, एंटरप्राइज का इनपुट ये है, तो एंटरप्राइज का आउटपुट क्या है? आउटपुट में गुड्स बनेंगे या सर्विसेज बनेंगे, ठीक? या तो उसमें से मैगी बन के निकल रही है, गुड्स हो गया, कोई भी सॉस निकल रहा है, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप फिजिकली टच कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड। या फिर सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज़ अ सर्विस, ठीक? आपको कोई फिजिकल चीज़ हाथ में नहीं मिलती है, पर आपको कोई ना कोई कुछ करके देता है आपके लिए, आपको कोई पढ़ा देता है, टीचर। आप टूरिज़्म के लिए कहीं जाते हो तो वो भी सर्विस है एक। आपको एक गाइड मिलता है जो आपको बताता है यहाँ ऐसा था, यहाँ वैसा था। फ्लाइट्स आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड, दैट इज़ अ सर्विस, ठीक? बेसिक है, ठीक? तो गुड्स या सर्विस आउटपुट में निकलते हैं। अब देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं, या तो इंटरमीडिएट गुड होंगे या फाइनल गुड होंगे। व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड? कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी फाइनली बिकी मार्केट में इसलिए नहीं है ताकि वो यूज़ कर ली जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक रोल्ड स्टील है। आपने कभी देखा है रोल्ड स्टील को मार्केट में बिकता हुआ? नहीं। वो रोल्ड स्टील बन गई है, अब उसको कोई बिजनेस खरीदेगा और उस रोल्ड स्टील से एक प्रॉपर स्टील बनाएगा, और वो प्रॉपर स्टील बिकेगी, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें थोड़ा सा और एग्जाम्पल लो। अगर आपको एक चाय पीनी है, ठीक? और आप गए हो बाज़ार चाय पीना, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? चाय, या आपको चाय पत्ती मिल रही है उसके अंदर? नहीं। तो चाय पत्ती जो थी वो क्या थी? इंटरमीडिएट गुड, वो किसी और में यूज़ हो रहा है। चीनी क्या थी? इंटरमीडिएट गुड। किस केस में? जब आप चाय पीने बाहर गए। लेकिन अगर आप दुकान जाते हो और आप दुकान से चाय और चाय पत्ती और चीनी, शुगर लेकर आते हो, तब वो वहाँ पर एक फाइनल गुड की तरह बिक रहा है। फाइनल गुड क्या होते हैं? वो गुड जिनका अब काम हो चुका है और अब इनको दुकान में बेचा जाएगा, ठीक है? तो ये होते हैं फाइनल गुड्स। ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो जिनका इस्तेमाल करके अभी एक और प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम बेचेंगे। फाइनल प्रोडक्ट वो जो फाइनल बन चुके हैं, अब उसके बाद जो बनेगा वो बेचा नहीं जाएगा। अगर वही चाय पत्ती की चाय आप घर में बना के पी रहे हो, तो चाय फाइनल गुड है, और चाय पत्ती जो थी आपकी टी लीव्स, वो थी आपकी इंटरमीडिएट गुड। पर वही जब आप एक चाय की दुकान लगा के बेच रहे हो, तो वो आपका इनपुट बन गया, वो आपका इंटरमीडिएट गुड बन गया चाय पत्ती, और फाइनल प्रोडक्ट बन गया चाय, क्योंकि वो बेचा जा रहा है, ठीक? तो ये क्लैरिटी अपने पास रखना कि इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? वो गुड जिनसे अभी कुछ और बनाया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर आप दुकान में जाते हो और सीधे सीधे एक वीट ले लेते हो, वीट बोले तो आटा, तो आटा क्या है? फाइनल गुड। बट अब आप नहीं जाते, अब कोई दुकानदार जाता है, वो आटा लेता है, उस आटे से ब्रेड बनाता है और वो इस ब्रेड को बेचता है। तो इस केस में क्या होगा? ब्रेड है फाइनल गुड, और ये क्या था? इंटरमीडिएट गुड। जब एक दुकानदार ने लिया और उस पर और काम किया, उसको और पकाया, बनाया और फिर उसको बेचा। आपके लिए क्या था? आपके लिए क्या था? आप गए दुकान पे, आपने वीट ली, आपका तो फाइनल गुड, दुकान पे जो मिल गया वो फाइनल गुड है आपके लिए। आप आए, आपने रोटी बनाई और खाई, आपने रोटी बेचे तो नहीं जाके, राइट? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड अ फाइनल गुड, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, आई विल क्लियर, ये टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक? इंटरमीडिएट गुड समझ आ गया कि अभी उस पर और काम होगा, वो फाइनल नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक टेबल की लकड़ी है,
तो लकड़ी जो है ना वो इंटरमीडिएट गुड है जहाँ से उसने खरीदी, बट टेबल फाइनल गुड होगा। समझ में आ रहा है? आप टेबल लेकर आओगे जब आओगे। अब आ जाओ फाइनल गुड। फाइनल गुड भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या है? वो गुड्स जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं या पहन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, कपड़े हमने पहन लिए, वो कंजम्पशन गुड्स में आ गए। दूध हमने पी लिया, कंजम्पशन। जिस भी चीज़ को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कार है, कार को हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो कार हमारे लिए कंजम्पशन गुड है। टीवी देख रहे हैं, मतलब एक आदमी, नॉर्मल आदमी जो बिजनेस नहीं कर रहा है, उसके लिए कंजम्पशन गुड वो है जिसका वो इस्तेमाल करता है, जिसको वो यूज़ करता है। ठीक, 3 तरह के होते हैं, सिंपल है ये। 3 साल से ज़्यादा अगर इनकी लाइफ है तो इनको कहते हैं ड्यूरेबल, 3 साल से कम है तो नॉन ड्यूरेबल। जैसे बर्गर तुरंत खा लिया, ख़त्म। क्लोथ्स 3 से ज़्यादा भी होते हैं, 10-10 साल लोग पहन रहे हैं कपड़े, बट ज़्यादातर माना गया है क्लोथ्स 3 साल के अंदर के हैं तो इनको भी नॉन ड्यूरेबल। कार आदमी लेता है 5-6 साल के लिए तो ये ड्यूरेबल है। टीवी लंबे समय के लिए, फ्रिज लंबे समय के लिए, तो ये सब हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, पर 10 साल तक कंजम्पशन चलता है इनका, राइट। तो दीज आर कंजम्पशन गुड्स। सर्विसेज, एजुकेशन, थर्ड पार्ट इसका, ये भी कंज्यूम कर रहे हो तुमने गए, तुमने लेक्चर देखा, आ गए, कंज्यूम हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर कंजम्पशन गुड। ये याद रखना। सर्विसेज, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बाकी सब हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, पर सर्विसेज आदमी कभी कभी भूल जाता है, तो इट्स अ बेसिक थिंग, याद रखना है। दूसरी तरह के गुड होते हैं कैपिटल गुड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, ठीक, और उसके बाद इनका यूज़ करा जाता है आगे किसी चीज़ को बनाने में। इंटरमीडिएट गुड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि ट्रैक्टर है, ठीक। अगर एक फार्मर एक ट्रैक्टर लेता है अपने खेत की जुताई के लिए, ठीक है, उसको अपना एग्रीकल्चर का काम करना है, तो ये उसकी कैपिटल हुई, ठीक, फिजिकल कैपिटल। यहाँ क्या था? अब हम इसे इंटरमीडिएट क्यों नहीं कहेंगे, मैं बताता हूँ। क्योंकि इंटरमीडिएट क्या थी? फॉर एग्जांपल हमने बात की थी टी लीव्स की, तो यहाँ पर एक ध्यान देना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट अभी समझोगे। हमने कहा टी लीव्स भी ऐसी हैं जिनसे हम बाद में चाय बना रहे हैं और चाय बेच रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट है। कैपिटल भी यही है कि कैपिटल गुड अगर हमारे पास आ गया है, उसके बाद हम उससे और चीज़ें बनाएंगे, बट जब तुम चाय बनाओगे ना तो चाय पत्ती यूज़ हो जाएगी, चाय पत्ती अपना अस्तित्व खो देगी, नष्ट हो चुकी होगी। देयर विल नो चाय पत्ती आफ्टर इट। उसके बाद एक बार चाय बन गई, उसके बाद कुछ नहीं काम आएगी वो, ठीक। इसलिए ये इंटरमीडिएट है। ये क्या होती है? इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, ये अपना नेचर बदल देती है यूज़ के बाद। जबकि ट्रैक्टर का क्या? ट्रैक्टर तुमने चलाया तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही रहा, अगली बार फिर चलाना, अगली बार फिर चलाना, अगली बार फिर चलेगा। तो ट्रैक्टर इस पूरे प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो एक कैपिटल गुड है, वो अपना नेचर नहीं बदल रहा है, ठीक। दैट इज़ वाई ट्रैक्टर इज़ अ कैपिटल गुड। ये होते हैं कैपिटल गुड जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, बट ये पहले तो मैन मेड होंगे। दूसरी बात, ये अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे, ठीक। ये होते हैं कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो अपना नेचर चेंज कर देते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं दूसरी चीज़ बनाने में। जैसे रोल्ड स्टील था, तो अब हम जब फाइनल स्टील बनाएंगे तो उसके बाद रोल्ड स्टील नहीं बचेगी, लेकिन जब हम अपने खेत की जुताई करेंगे तो उसके बाद ट्रैक्टर बचेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैक्टर एंड अ टी लीव्स, एन इंटरमीडिएट गुड, अ फाइनल गुड, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड। ये चारों तरह के गुड्स हैं। इनके एग्जाम्पल सोचो। आज रात को एक एक्सरसाइज भी डालूंगा मैं ग्रुप पर, वो करेंगे ताकि और क्लैरिटी आएगी, एंड वी विल डिस्कस इट, राइट। ये 4 तरह के हमारे गुड्स होते हैं। इनसे सवाल भी बनता है, तो हम सवाल करते रहेंगे और आखिरी में विल गेन अ लॉट ऑफ कमांड ऑन इट, ठीक। तो बस हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। सबसे पहले इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स क्या थे? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। रोल्ड स्टील का यूज़ करा कार बनाने के लिए। फाइनल गुड्स क्या है? रेडी फॉर फाइनल यूज़ एंड नॉट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। समझ गए? ट्रैक्टर अब हवाई जहाज़ नहीं बन जाएगा, अब वो ट्रैक्टर ही रहेगा, पर चाय पत्ती से चाय बनेगी, ठीक। ये फ़र्क था।
टाइप्स ऑफ फाइनल गुड हमने देखा, कैपिटल गुड्स, दे आर असेट्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। कंजम्पशन गुड है जो कंज्यूमर फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, मैगी आई मैगी खाई, पिज़्ज़ा आया पिज़्ज़ा खाया, कपड़े आए कपड़े पहने। 3 तरह के, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ठीक, क्लियर। फाइनल एक बार देख लेते हैं, हमने क्या देखा, वाई सम नेशंस आर प्रॉस्परस, ये आज हमने देखा। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक्स 3 बातों पे है, किसके लिए प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। फिर हमने देखा मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, कमांड इकोनॉमी, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होता है कैसे होता है वगैरह। फिर हमने 4 सेक्टर देखे, हाउस होल्ड, प्राइवेट, और 2 कौन से थे, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता था। फिर हमने देखा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी एंटरप्राइज के लिए, क्या क्या थे, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक, फाइन, ये 4 देख लिए। और फिर हमने देखा कि ये जब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाके एंटरप्राइज बनाते हैं तो उसमें से फिर गुड्स एंड सर्विसेज निकलती हैं, फाइनल गुड्स निकलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स निकलते हैं, कंजम्पशन गुड्स निकलते हैं, कैपिटल गुड्स निकलते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आज हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्रॉपरली समझेंगे व्हाट इज़ जीडीपी, कैसे कैलकुलेट होती है, क्यों होती है, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम से, हर लेक्चर के बाद वहीं पर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। ये हमारा आज का एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दी है इकोनॉमिक्स की कैसे चलेगी। बहुत लंबे लेक्चर नहीं खींचने हैं, छोटे लेक्चर करेंगे 40 मिनट के, 50 मिनट के, आपको पूरा समझ आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा बहुत हाई फाई बात हो रही है, लेकिन आप देखोगे आपके सवाल धड़ाधड़ सॉल्व होने लगेंगे, और अल्टीमेटली हमें यही करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल ताकि वीडियोज़ आएँ, पता चले। ओके गाइज, बाय।